नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैंने अपने पत्रकारिता जीवन में शायद ऐसा सीन कभी नहीं देखा होगा। जिसकी सरकार हो वही कह दे कि सरकार चाहती है कि आज हमारा राज्य बंद हो। जाइए, बियर पीजिए, विस्की पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, मट्टा पीजिए, गौमूत्र पीजिए, गाय का दूध पीजिए, पकौड़ी खाइए, खाना खाइए, मटन बनाइए, छुट्टी। बिहार बंद। सरकार अपनी ही सरकार में बिहार बंद कर रही है सरकार। मुद्दा क्या कि प्रधानमंत्री जी की मास्क के लिए एक सिरफिरे ने कुछ कह दिया था। जिस मंच पर तेजस्वी नहीं थे, जिस मंच पर राहुल नहीं थे, उस पर कुछ कह दिया था। और उस मुद्दे पर मां का अपमान को लेकर देश में आंदोलन की स्थिति पैदा की। गोदी मीडिया ने बिहार बंद हो गया। मैंने अभय दुबे जी से कहा कि प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की मां के लिए, ममता बनर्जी के लिए, रेणुका कुमारी के लिए, लालू यादव की बेटी के लिए, इस तरह की तमाम महिलाओं के लिए जितने अपशब्द बोले, अगर एक महिला के लिए 2 दिन बंद हो गया तो महीनों तक बंद चलेगा। प्रधानमंत्री जी का अपनी जबान पर काबू नहीं है। वो महिलाओं के लिए तमाम खराब खराब शब्द पंच की रैली में बोलते रहे। भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों नेता ऐसे हैं जो कुकर्मों में, बलात्कार में शामिल रहे। एक लंबी लिस्ट है। तब तो बंद नहीं हुआ। तो क्या बिहार में एसआईआर के मुद्दा, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा इतना गूंज गया कि ध्यान भटकाने की कोशिश है? वो बिहार राजनीतिक समझ का सबसे बड़ा राज्य। वहां पे लोगों को बेवकूफ बना लोगे, वहां पे लोगों को मूर्ख बना लोगे, संभव नहीं। अभय दुबे जी से मैंने विस्तार में पूछा खेल क्या है और उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी परिषद के लोग की सहयोगी मंत्री राजभर को क्यों पेल रहे हैं। तमाम बातें हैं राजनीति के इस बातचीत में। सुनेंगे तो मजा आएगा। चलता हूं अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मुझसे ज्यादा आपको पत्रकारिता का ज्ञान है, आपने मुझसे ज्यादा पत्रकारिता देखी है। लेकिन जहां तक मैं अपनी पत्रकारिता याद कर पा रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई सरकार खुद ही अपनी, जहां पे इसकी सरकार हो वहीं पे बंद का ऐलान कर दे कि आज बंद रहेगा, आज छुट्टी है, जाइए बैठ के अपने बियर पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, दावत करिए, चिकन बनाइए, मटन बनाइए, दुकान बंद कर दीजिए। मतलब मुझे तो याद नहीं मैंने कभी देखा हो। लेकिन गजब है बिहार में। एसआईआर के मुद्दे पर गली गली में नारा क्या गूंजा कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये एक नया इतिहास रच लिया कि साहब बंद होगा। क्यों बंद होगा? क्योंकि एक सिरफिरा आदमी एक मंच पर आकर, जिसमें ना राहुल थे ना तेजस्वी थे, प्रधानमंत्री जी की मां को कुछ कह गया, गाली दे गया। खराब बात है। प्रधानमंत्री जी ने देश की महिलाओं को जितना कहा है उसके आधार पे बंद हो तो मुझे लगता है 2-4 महीने देश बंद रहेगा। और एक एक महिला का जिक्र करते हैं इतने सालों में, तो कई महीने बंद रहेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जवान तो महिलाओं के प्रति अपशब्द कहने में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को महिलाओं के कुकृत्य करने में पीछे नहीं रहती। अगर आप बलात्कारियों की लिस्ट निकालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता शीर्ष पर हैं। इतना महिलाओं का सम्मान है कि धाकड़ साहब तो हाईवे पे ही शुरू हो गए थे। वो इस तरह के कुकृत्य करने वाले बीजेपी में बड़ी संख्या में है। लेकिन बिहार में कोई मुद्दा नहीं है, तो एक मुद्दे पे बिहार बंद। बिहार ये भूल गए कि बिहार कोई ऐसा राज्य नहीं है कि जहां पे राजनीतिक समझ कम हो। मैं ये कह सकता हूं कि देश में अगर सबसे ज्यादा राजनीतिक समझ किसी राज्य में है, इस देश में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस कहीं से आते हैं तो वो बिहार से आते हैं। बिहार के लोग क्या समझ नहीं गए होंगे अभय जी कि कितना मूर्ख बनाया जा रहा है, कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है कि माँ के नाम पर अभिमान। माँ के लालू यादव की बेटी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आपको याद होगा। उसी बिहार में ऐसा नाटक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो उपद्रव किया आज, परीक्षा थी, परीक्षा में नहीं जाने दिया, एम्बुलेंस का फोटो आ रहा है, एम्बुलेंस में नहीं जाने दिया, जिस गाली के विरोध में अभियान था, तमाम वीडियो आ रहे, बीजेपी ने तो उसे गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं। मानसिक असंतुलन हो गया क्या भाई जी? बिहार जाते देखकर क्या पगला गए हैं, बौरा गए हैं बीजेपी के लोग? हो क्या रहा है? ये बंद, अपनी पार्टी अपनी सरकार में बंद। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कैरियर में ये दूसरी बार है जब वो अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, अपने सम्मान, अपने आप को दी गई गाली को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। दूसरी बार है। पहली बार उन्होंने ये काम कर्नाटक में किया था। कर्नाटक में वो एक लिस्ट लेके गए थे, वो कहा था कि मुझे इतनी गालियां दी गई हैं, ये सब बातें वो बोले थे। अच्छा। और वो गाली वाली बात उन्होंने तब उठाई थी जब उन्होंने देखा कि कर्नाटक में उनकी सरकार के खिलाफ, मुंबई सरकार के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। जनता कांग्रेस के इस आरोप पर पूरी तरह यकीन करती है कि ये 40% कमीशन वाली सरकार थी, 40% सरकार थी। तो उन्होंने पलटकर आरोप भी लगाया कि भाई जो कांग्रेस की सरकार थी
वो 80% कमीशन की सरकार थी, लेकिन उनकी बात को किसी ने नहीं माना। तो धीरे-धीरे उनकी समझ में आया कि कुछ और करना पड़ेगा। तब फिर वो गालियों वाला अपना मामला लेके गए। बजरंगबली की जय के नारे भी लगाए, वो भी नहीं बात चली। मन से नरेंद्र मोदी ने बजरंगबली जय के नारे भी लगाए, वो भी बात नहीं चली। फिर वो अपनी एक गालियों वाली केवल एक मिनट रुकूंगा। जी। जब नारे लगे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि बजरंग बली का नारा लगाकर वोट डालने जाना, मुझे लगा कि कल सुबह चुनाव आयोग इन पर प्रतिबंध लगा देगा, क्योंकि ये सीधा सीधा है कि चुनाव में आप धार्मिक प्रतीकों का, धार्मिक चीजों का जिक्र नहीं कर सकते। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि बजरंग बली का नाम लेके वोट डालना, लेकिन कर्नाटक के लोगों की बलिहारी है, उन्होंने प्रधानमंत्री की बात 100% सुन ली। घर से निकले, बजरंग बली का नाम लिया, वोट कांग्रेस को दे आए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये तो कहा नहीं था कि बजरंग बली के नाम लेके वोट किसको डालने आना। तो मुझे वो बात याद आई, सॉरी मैंने आपको रोका। जी जी नहीं, नहीं, बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा कहा। तो जब कुछ भी नहीं चला तो उन्होंने एक दांव खेला और एक तरह से अपने आप को भी टेस्ट किया, अपनी लोकप्रियता की भी परीक्षा ली कि कर्नाटक तो भाई भारतीय जनता पार्टी के अच्छे प्रदेश, साउथ इंडिया का पहला प्रदेश है जिसमें भाजपा की सरकार वगैरह बनती रही है, भाजपा के मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, लिंगायत समाज में बहुत स्थान, बहुत जगह है भाजपा के लिए। तो वहां उन्होंने दांव लगाया और दांव पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। अब वो बिहार में वही दांव लगा रहे हैं दोबारा। मुझे लगता है कि ये एक तरह से रणनीतिक दिवालियापन है। उनके पास रणनीतियां नहीं हैं। ये मनमोहन सिंह सरकार पे पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप लगाते थे। ये स्ट्रेटजिक पैरालिसिस है, ये भाजपा का स्ट्रेटजिक पैरालिसिस है। और बिहार की जमीन पर इसका ये फटाफट फटाफट दूसरा उदाहरण मिला है। पहला उदाहरण तब मिला था जबकि सासाराम से 17 अगस्त को वो राहुल और तेजस्वी ने मिलकर वोटर अधिकार यात्रा शुरू की थी। यात्रा 13 दिन तक लगातार चलती रही। भाजपा के पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं, कोई रणनीति नहीं थी, कुछ नहीं था, सिवा गाली गलौज करने के, राहुल गांधी को बुरी भली कहने के, तेजस्वी यादव को बुरी भली कहने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इनके पास कोई काउंटर नैरेटिव नहीं था वोटर अधिकार यात्रा का। जब 13 दिन गुजर गए तो इन लोगों ने, अगर पवन खेड़ा की भाषा का इस्तेमाल किया जाए, और मैं भी उनकी इस बात को मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, इन्होंने अपना पुराना टूल किट निकाला। और वो टूल किट क्या है? पहले गाली दिलवाओ, उसके बाद में जाओ भाषण दो और रोने लगो। यही उन्होंने किया। अच्छा, जिस वक्त ये सब चल रहा था उस वक्त प्रधानमंत्री तो चीन की यात्रा पे थे, वो तो पुतिन के साथ लिमुजीन में बैठे हुए थे, वो तो शी जिनपिंग के साथ में हाथों के इशारे से और प्रसन्नता हंसते हुए उस पूरी कार्रवाई में भाग ले रहे थे। इनको इस वक्त कोई उनके चेहरे पर दुख नहीं दिखाई पड़ रहा था, तनाव नहीं दिख रहा था, क्षोभ नहीं दिख रहा था। जैसे ही हिंदुस्तान आए, उन्होंने एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया, और तो और छोड़िए, ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित, ऐसा भी बिहार जाने की जहमत भी नहीं उठाई, और ऑनलाइन कार्यक्रम में वो रोने लगे। और उनके देखा देखी उनके जो श्रोता बैठे हुए थे, दिलीप जायसवाल भाजपा के अध्यक्ष, वो भी रोने लगे। कैमरा तैयार था, कैमरे ने दिलीप जायसवाल की तस्वीर खींच ली, वो भी मोदी जी के रोते हुए अखबारों में छप गई, आधा हिस्सा। ये वही दिलीप जायसवाल हैं जो 2 महीने पहले बता रहे थे कि वो खुद कितने बड़े गालीबाज हैं और उनके गांव के टीचर कितने बड़े बड़े गालीबाज हैं। ये खुद ही कह रहे थे, और उनका हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, कहते हुए वीडियोस पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक अध्यक्ष की बात कह रहा हूं मैं। देखिए, ये हथकंडा कि मुझे गाली दी गई, मेरी प्रतिष्ठा का बदला पूरा बिहार लेगा, ये हथकंडा हो सकता है कि देश के कर्नाटक में चला नहीं था, लेकिन हो सकता है देश के किसी और प्रांत में चल जाए, लेकिन कम से कम बिहार में तो नहीं चलने वाला। उसकी वजह है, एक तो मैंने दिलीप जायसवाल वाली बात बताई, दूसरी बात यह है कि जितनी गालियां तेजस्वी यादव और लालू यादव के परिवार को, तेजस्वी यादव की बहनों को दी गई हैं, जितनी बुरी बुरी गालियां दी गई हैं, उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। को तेजस्वी ने सिलसिलेवार बताया है कि कितनी गालियां उसको दी गई हैं। विधानसभा के पटल पर यह तक कहा गया है महिलाओं, राष्ट्रीय जनता दल की महिलाओं के लिए, कि तुम्हारा लहंगा धोती हटा के सड़क पे तुम्हारे साथ रेप किया जाएगा। इस तरह की बातें कही गई हैं। तो बिहार में तो जितनी गाली गलौज, और बिहार में आप देखिए गिरिराज सिंह हैं, गिरिराज सिंह से जिन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से बातचीत की है, यानी निजी तौर पर गिरिराज सिंह से बातचीत की, वो जानते हैं कि वो बिना
एक भद्दी गाली के पूरा वाक्य नहीं कर सकते, पूरा वाक्य नहीं बोल सकते बिना भद्दी गाली के। बाहर सार्वजनिक जीवन में वो कैसे अपने नियंत्रण भद्दी गाली से बकने से अपने आप को रोकते होंगे, इस बात पे ताज्जुब होता है। ये हालत है इन लोगों की। तो भारतीय और राष्ट्रीय मंच पर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, सब लोग बता रहे हैं, एक एक बात रिकॉर्ड पे उनकी आ रही है, सारे लोग बता रहे हैं कि क्या उन्होंने किया है, किस तरीके से किन किन को क्या क्या गालियां दी हैं, इसकी कोई सीमा ही नहीं है कोई इसकी। लेकिन ये बंदा अपने आराम से आंसू बहा रहा है, एक्टिंग कर रहा है पूरी। अपनी बूढ़ी माँ का जो राजनीतिक दोहन अगर कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई राजनेता, तो वो दुनिया के अकेले राजनेता हैं, भारत के ही नहीं, जिसने अपनी माँ का राजनीतिक दोहन इतना किया है। उनकी माँ का देहांत हो चुका है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी उनकी अपनी माँ के देहांत के बाद भी उनका राजनीतिक दोहन कर रहे हैं। ये स्थिति देखो ठीक है, जो प्रधानमंत्री जी मेरा अपनी मानना माँ यह है, संजय जी पूरी बात कर लूं, मेरा मानना यह है कि इनके इस पूरे ड्रामे का बिहार की जनता के ऊपर, मतदाता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो दूसरे कारणों से जीतेगी, एनडीए जीतेगा तो दूसरे कारणों से जीतेगा। वैसे जीतना बहुत मुश्किल है इस बार, क्योंकि परिस्थितियां बिहार में बहुत विपरीत हैं, लेकिन फिर भी जब तक चुनाव घोषित ना हो जाए, हम कैसे कहते हैं कौन जीत जाएगा कौन हार जाएगा। ठीक लेकिन मैं बात है। बता रहा हूं, अगर मान लीजिए उन्हें कुछ अच्छे वोट मिले, या जो भी उन्हें वोट मिले, जो वो हारे चाहे जीते, जो भी उन्हें वोट देंगे वो दूसरे कारणों से वोट देंगे, इसलिए वोट नहीं देंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आंसू बहाए थे। हाँ बिल्कुल सही है, ये कोई मुद्दा नहीं होगा। मुझे तो याद आ रहा है कि जब प्रधानमंत्री जी गए थे तो वहां पर वो माता जी के निधन पे भी गए, तो वहां पे भी उन्होंने ये किया था कि फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, कैमरे कई सारे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी अंदर गए थे, यानी कि माँ के निधन पर भी प्रधानमंत्री जी गए नहीं थे इस तरह बिना कैमरों के। एक दूसरी खबर की तरफ आपको याद है मशहूर वरिष्ठ किसान नेता हैं बलबीर सिंह राजेवाल, हाँ, किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त स्पीच दी थी। वो स्पीच बहुत दिनों तक उसका टेक्स्ट छपता रहा, बहुत लोग चर्चा वगैरह करते रहे, सोशल मीडिया पे घूमती रही। उसमें बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा था, क्योंकि वो किसानों की तरफ से जाते थे कृषि मंत्री के साथ में बातचीत करने में, वो सब जो चल रही थी बातचीत उसमें जाते थे लगातार, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना झूठा और इतना ड्रामेबाज प्रधानमंत्री नहीं देखा। ये उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी के बारे में। बाप रे बाप रे बाप, क्या क्या शब्द है। रिकॉर्ड पे है बलबीर सिंह राजेवाल की स्पीच। एक दूसरे मुद्दे पे मैं आपसे विमर्श करना चाहूंगा कि दो खबरें हैं संघ से जुड़ी। एक जगह खबर छपी है कि दिल्ली हरियाणा मॉडल से खुश होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो बिहार में आरएसएस के लोग भेजेगा। हर गांव में 10 लोगों की टीम एक्टिव होगी, बिहार में रूठलों को मनाएगा। दूसरी खबर थी कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर संघ से जुड़े आर्थिक संगठनों के लगभग 80 प्रतिनिधियों की एक बंद कमरे में बैठक हुई, जिसमें फिजिक्स के प्रोफेसर रहे 91 वर्षीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने 70 स्लाइड के साथ अपना प्रेजेंटेशन दिया। आरएसएस की बैठक में मुरली मनोहर जोशी ने देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक विषमता पर चिंता जताई और अपने तर्क में वामपंथी अर्थशास्त्री अमर सेन का हवाला दिया। वहीं मुरली मनोहर जोशी ने अपनी पीड़ा भी जाहिर की और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बहुत गलत काम किया, हमने कृषि और स्वदेशी उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि विदेशी सहयोगियों का स्वागत किया जो हमारे हितों और प्रतिष्ठा को कमजोर करते हैं। जीएसटी की दरों को तो कम कर दिया, लेकिन असली लाभ क्या आम लोगों को मिलेगा, क्योंकि कारपोरेट की मुनाफाखोरी के नियंत्रण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और जीएसटी इतने साल बाद, 8 साल बाद, 9 साल बाद खत्म करना, कम करना, क्या मतलब है इसका। तो ये जो आरएसएस में ये प्रेजेंटेशन चल रहा है, यानी पहले भी एक बार जिक्र कर चुके हैं मोहन भागवत, वो मेडिकल पे, वो स्टूडेंट्स के, छात्रों की पढ़ाई पर, कि ये सरकार कह चुके हैं कि इन दोनों क्षेत्रों में स्थिति बहुत खराब है। यानी संघ मोदी की नीतियों के खिलाफ खुल के मैदान में आने की तैयारी कर रहा है, बावजूद इसके वो बिहार में स्वयंसेवक भेज रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, आपने ये जो कहा कि संघ मोदी की नीतियों के खिलाफ खुलकर मैदान में आने की तैयारी कर रहा है, ऊपर से देखने में हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि संघ ऐसा करने वाला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल मोदी जी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार हो, उसको चेतावनी देने के लिए इस प्रकार की बातें बीच बीच में करता रहता है। आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दत्तात्रेय होसबोले ने, जो कि सरसंघ चालक के बाद दूसरे नंबर के पदाधिकारी हैं संघ के, उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने यही सब बातें कही थी जो मुरली मनोहर जोशी ने अमर्त्य सेन के सहारे, अमर्त्य सेन के बहाने और अपनी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उन्होंने किया, मतलब उसमें उन्होंने की। ऐसी बातें संघ की तरफ से कई बार हो चुकी हैं।
क्योंकि ये तो अंधे को भी दिखाई पड़ता है कि भाई देश में लोगों की आमदनी गिर रही है, अंधे को भी दिखाई पड़ता है कि लोगों में क्रय शक्ति का अभाव है, अंधे को भी दिखाई पड़ सकता है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और गरीब के लिए राहत नहीं है। जब सरकार खुद ही 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है तो यही अपने आप में एक सबसे बड़ा प्रमाण है। अक्सर हम लोग इस प्रमाण को दोहराते रहते हैं। संघ को भी ये बातें पता है, लेकिन संघ कभी भी अपने किसी भी संगठन को सरकार के खिलाफ एक्टिवेट नहीं करता। बात उल्टी है। संघ ने अपने सभी संगठनों के ऊपर पाबंदी लगा रखी है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ कोई वक्तव्य नहीं देंगे, मोदी सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करेंगे। आपको ध्यान होगा जब किसान आंदोलन चला था मोदी सरकार के खिलाफ, ऐतिहासिक 1 साल तक दिल्ली को घेरे रखा गया था, उस वक्त भारतीय किसान संघ की क्या भूमिका थी उसके अंदर? क्या भारतीय किसान संघ ने कभी सरकार के ऊपर दबाव डाला कि भाई आप किसान लोग मर रहे हैं, यहाँ पे धरने देते हुए कितने किसान मारे जा चुके हैं, आप कुछ कीजिए? कुछ नहीं किया इन लोगों ने। आज जब ट्रंप ने टैरिफ की मिसाइलें दागी, स्वदेशी की बात करने लगे, इनके पास तो एक स्वदेशी जागरण मंच है। अगर ये स्वदेशी का इतना प्रेम करते होते, स्वदेशी जागरण मंच को कुछ एक्टिवेट करते। क्या उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच को कभी एक्टिवेट किया? करते क्या रहते हैं संघ के ये तमाम संगठन? भाई भारतीय मजदूर संघ क्या करता है? देश का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय किसान संघ क्या करता है? स्वदेशी जागरण मंच क्या करता है? अच्छा, आज मुरली मनोहर जोशी ने एक तथ्य और दिया कि देश की नौजवान पीढ़ी जो है वो नशे में डूबी हुई है। ये खास बात है। मैं जो अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा है उस पर ज्यादा मैं महत्व नहीं देता उस बात को, क्योंकि वो तो सब लोग जानते हैं, उसमें कोई नई बात उन्होंने नहीं कही। केवल अमर सेन का हवाला देने से आपकी बात ज्यादा प्रमाणित नहीं हो जाती। मेरा कहना यह है कि उन्होंने कहा कि देश में, उन्होंने पूरा एक आंकड़ा दिया पूरा। मैं आपको अभी अगर मुझे ध्यान होता तो वो आंकड़ा दे सकता था। आज इंडियन एक्सप्रेस में पूरा आंकड़ा छपा है। इंडियन एक्सप्रेस में पूरा। अभी जी मैं गया था कश्मीर में चुनाव से पहले, और मैंने वहां कम से कम 100 लोगों से बात की होगी। 90 लोग 100 में ये कह रहे थे कि 370 हटने के बाद पूरा कश्मीर नशे की गिरफ्त में आ गया है। नशा इतनी तेजी के साथ बॉर्डर से इधर आ रहा है, पूरा यूथ नशे में आ गया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो बैठे बैठे चेतावनी देते रहना और बैठे बैठे बातों को कहते रहना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो देश का सबसे बड़ा संगठन है। उसके पास उनका दावा है कि हमारे पास इतने करोड़, इतने 1 करोड़ के ज्यादा उससे स्वयंसेवक है हमारे पास, इतनी हमारी शाखाएं लगती हैं। ये नशे का जो चलन हो गया है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कौन सा समाज सुधार का कार्यक्रम चला रहे हैं? नशे के खिलाफ कोई कदम उठा रहे हैं कि केवल बेकार की बातें करते हैं केवल आके? देखिए, सुभाषित बोलते रहना और अच्छी अच्छी बातें बोलते रहना कि गाय दूध देती है, वो सफेद होती है, उसके 2 सींग होते हैं, वो हमारी माँ है, ये इस तरह की बातें करते रहने से तो गाय की सेवा नहीं हो जाती। गाय तो सड़क पे घूमती है और पॉलिथीन खाती है और मर जाती है। ये हालत है गायों की। कुछ नहीं करते ये लोग। ये देखिए, इस संगठन का एकमात्र काम है सत्ता पर किसी तरह कब्जा कर लेना, वो उन्होंने कर लिया है। अब दूसरा काम इनका ये है कि इस कब्जे को कैसे बरकरार रखना है। ये सब जो चेतावनियां दी जाती हैं, दत्तात्रेय होसबोले के जरिए दी गई हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी के जरिए दी गई हो, ये सब चेतावनियां केवल इसीलिए हैं, इसमें मोदी से या जो भी प्रधानमंत्री उससे कहा जाता है कि भाई देखिए इससे राजनीतिक नुकसान होगा, एंटी इनकम्बेंसी जमा होगी, होश में आ जाओ, ठीक ठाक कर लो, कुछ मैनेज कर लो, कुछ थोड़ा सा गैप जो रह गया है इसको दूर करो। अच्छा, अब आप देखिए, ट्रंप ने इतना टैरिफ लगा के पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया। सब लोग जानते हैं? इसमें कोई कहने की बात नहीं है। इसमें हम लोग क्या एनालिसिस करेंगे, बहुत एनालिसिस पे हो चुका है और ये स्थापित सत्य है बिल्कुल एकदम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस बारे में क्या किया बताइए आप? इतने बड़े संगठन ने इस बारे में क्या किया? मुझे लगा ये कुछ करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस बात, अमेरिका के रवैये पे विचार करने के लिए आपने सारे संगठनों की एक बैठक बुलाई। सारे संगठनों के प्रतिनिधि उसमें जमा हुए, सरसंघ चालक, सर कार्यवाह वगैरह, उन सब ने उस बैठक का नेतृत्व किया और बाकायदा कहा गया कि भाई अमेरिका ये ठीक नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, इसमें जन जागरण किया जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि सारे देश में अमेरिका के खिलाफ माहौल बनाएंगे, ये अमेरिका गलत कर रहा है भारत के साथ। कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। संघ के किसी भी पदाधिकारी ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं लिया, एक वक्तव्य नहीं जारी किया आज तक ढंग का, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये लोग भारत के सबसे ज्यादा अमेरिका परस्त संगठन हैं।
भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश का सबसे ज्यादा अमेरिका परस्त संगठन है। ये लोग मुख्य तौर पर कम्युनिस्ट विरोधी रहे हैं, वामपंथ विरोधी रहे हैं, और ये मानते हैं कि दुनिया के ग्लोबल पैमाने पर अमेरिका जो है वो वामपंथ और कम्युनिज्म के खिलाफ एक बुलवर्क का काम करता है। उसको टक्कर देने का अमेरिका काम करता है। इसलिए शुरू से ही अमेरिका और पूंजीवाद के ये लोग समर्थक रहे हैं। नव उदारतावादी जो अर्थनीतियां हैं उसका विरोध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी नहीं किया। अगर किया होता, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में उनकी सरकार भी यही नीतियां अपनाती थी और मोदी की सरकार जमाने में भी उनकी सरकार यही नीतियां अपनाती थी। वो सरकार भी संघ की थी और ये सरकार भी संघ की है। कभी नहीं किया इन लोगों ने। ये जो कुछ भी इस तरह की बातें करते हैं सब छिछली है, लोगों को धोखा देने वाली बातें हैं। इन बातों का कोई महत्व तो नहीं है। इससे ज्यादा धोखाधड़ी वाली बातें करने वाला संगठन इस देश में कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है। अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहते हैं और साफ कह रहे हैं कि हमारे आदमी जाएंगे भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। आपने अभी खुद ही बताया कि वो बिहार में 10-10 आदमियों की टीम रहेगी जो वोटरों को मनाएगी, यानी नीतीश सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कम करने का काम करेगी। और कहते हैं कि हमारा राजनीति से क्या मतलब, हम तो सांस्कृतिक संगठन है, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हमारा हिंदू सब ऐसे, मतलब ये इस तरह की बातें करते हैं। मतलब प्रतिक्षण लोगों को उल्लू बनाने के लिए झूठ घुमा फिरा के बोलते रहते हैं। और निर्लज्जता की सीमा ये है कि भूल जाते हैं 15 मिनट पहले कौन सा झूठ बोला था। ये अच्छी बात है। और ये काबिलियत नरेंद्र मोदी ने इन्हीं से प्राप्त की है। बिल्कुल और सही सब बात में है। काबिलियत है ये। झूठ बोलो जुलाई में मोहन भागवत ने कहा था कि हम 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। अगस्त में कहने लगे कि नहीं, हमने तो कहा ही नहीं, हमने किसी से कहा ही रिटायर होने के लिए, ना मैं होऊंगा ना हमने किसी से कहा है होने के लिए। ये इस बात का सबसे ताजा सबूत है इनका। बिल्कुल ठीक बात है। उधर ट्रंप ने ये कहा है कि अगर ये रूस से तेल खरीदना जारी करते हैं तो टैरिफ पार्ट 2 पार्ट 3 भी भयंकर रूप से लगाया जा सकता है। तो ट्रंप अब चाहते क्या है, मतलब पार्ट 2 का टैरिफ लग गया, पार्ट 3 का लग गया, भारत कहाँ खड़ा हो जाएगा, क्या स्थिति हो जाएगी? नहीं, देखिए, भारत और अमेरिका का जो आर्थिक संबंध है वो आर्थिक संबंध तो वो बहुत बुरी तरह खतरे में है। और उसके कारण भारत में अमेरिका को निर्यात करने के लिए जो भी फैक्ट्रियों में माल बनता था वो सब अब धीरे धीरे बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये वहां चले गए, तियानजिंग चले गए और वहां पर शंघाई सहयोग कारपोरेशन की बैठक में शामिल हो गए वहां जाकर। ट्रंप इस बात से बहुत नाराज है और वो मोदी से नाराज नहीं है, मुख्यतः पुतिन से। मोदी का तो नाम भी नहीं लिया उसने। पुतिन से नाराज है कि पुतिन से मैं निराश हूं, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि चीन ने अमेरिका को दिखाने के लिए कि हमारे भीतर भी कोई दम है, मोदी का इस्तेमाल कर लिया। मोदी जी उनके हाथ में इस्तेमाल हो गए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत अब भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर निर्यात के क्षेत्र में कुछ करना है तो अमेरिका को माइनस करके चलना पड़ेगा। ये मान के चलना पड़ेगा कि भाई अमेरिका में तो कुछ माल वाल जाएगा नहीं, क्योंकि अमेरिका को जितना निर्यात होता था उसका 50 से 60% तो तुरंत कम हो जाएगा। बड़ी चुनौती हो जाएगी। और सुनिए, आप पीयूष गोयल ने क्या कहा है, ध्यान कीजिए। पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्री, उन्होंने कहा है कि नवंबर तक अमेरिका से समझौता होने की उम्मीद है। नवंबर तक, यानी अभी पूरा सितंबर का महीना बाकी है, अक्टूबर का महीना बाकी है। नवंबर में 1 नवंबर को होगा कि 30 नवंबर को होगा, किसी कुछ नहीं पता। संभावना है फिर दिसंबर में होगा कि जनवरी में होगा कि फरवरी में होगा, किसी कुछ नहीं पता। तो मुझे तो नहीं लगता कि अब इस देश के निर्यातक जो हैं वो अमेरिकी बाजार के लिए माल बनाएंगे, क्योंकि अमेरिकी बाजार के लिए माल नहीं बनाएंगे तो उन्हें दूसरे बाजारों की खोज करनी है, और ये काम आसान नहीं होता है। ये जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि आपने इस फ्लाईओवर में ये ठेला लगा रखा है, वहां आपके भुट्टे बिक नहीं रहे तो आप ठेला लेके दूसरे फ्लाईओवर के नीचे चले गए, वहां बिकने लगेंगे भुट्टे हमारे। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये स्थिति है। ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका ने माल देना बंद कर दिया तो आप किसी और को माल बेचने लगेंगे, ब्राजील को माल बेचने लगेंगे, ऐसे नहीं होता है। ठीक बात है। उधर यूपी में एक आखिरी सवाल कि यूपी में एक नया टकराव हो गया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, एक साहू रामस्वरूप कॉलेज है, उसके मालिक बड़े विवादों में रहते हैं, लेकिन नौकरशाह से इनके बड़े अच्छे संबंध हैं। एलएलबी की अनुमति नहीं थी, एडमिशन ले लिए, फ्रॉड किया। वो वैसे भी कई सारे फ्रॉडों में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन अफसरों से संबंध है, कुछ बिगड़ता नहीं है। छात्रों ने प्रदर्शन किया, विद्यार्थी परिषद के, पुलिस ने जम के लाठियां बरसाई और संगठन मंत्री तक उनके फूट फाट गए।
संगठन मंत्री ने ट्वीट किया, हड़कंप मच गया, उसका ट्वीट डिलीट कराया गया। विद्यार्थी परिषद के लोग भड़क गए क्योंकि ओपी राजभर ने एक बयान दे दिया कि विद्यार्थी परिषद के नाम पर ये लोग गुंडे हैं। रात में मंत्री घर में पथराव कर दिया गया, मंत्री पे हमला हो गया। विद्यार्थी परिषद के लोगों ने। यानी अब भारतीय जनता पार्टी का संगठन का आनुवंशिक संगठन जो है, सहयोगी संगठन है विद्यार्थी परिषद, उस सरकार के खिलाफ सड़कों पे और पुलिस को लठ मार रही है। मंत्रियों घर में विद्यार्थी परिषद के लोग पथराव कर रहे हैं। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में अभय जी, चल क्या रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश तो कहते नहीं है कि जहां अगर कहीं भगवान है तो उसके भरोसे चल रहा है उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, उनको शासन प्रशासन में कोई रुचि नहीं है, ना उनमें क्षमता है, ना उन्हें कोई दिलचस्पी है। वो एक ही काम कर सकते हैं जो लगातार कर रहे हैं, मुसलमानों को गाली देने का काम वो निरंतर कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि 2 टर्म से लगातार मुख्यमंत्री है, वो अपनी बिरादरी के ठाकुर विधायकों को छोड़ के, क्योंकि वो ठाकुर हैं इसलिए नहीं कि उनमें कोई विशेष रूप से नेतृत्व की क्षमता है, इसलिए उनको छोड़ के बाकी किसी भी बिरादरी के किसी विधायक से इनका कोई नाता रिश्ता नहीं है। कुछ नहीं, सारे विधायक भी मनी मन सोचते हैं कि इस बंदे से जैसे छुटकारा मिले उतना अच्छा है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनको वहीं रोके हुए है। कल मैंने संघ के एक विशेषज्ञ से पूछा कि ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को कौन कौन से ऐसे काम है जो नहीं करने दे, नहीं सर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नरेंद्र मोदी को कौन कौन से हैं जो नहीं करने दे रही है? आप सोचिए, मैंने सवाल किया था कि संघ मोदी को कौन कौन से काम नहीं करने दे रहा है, तो उनका कहना था कि वो वहां पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं जो है, वो उनकी संघ की वजह से बने हुए हैं। ये काम वो नहीं करने दे रहा। तो ये तो हालत है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में कुछ भी होता रहे, कोई आंदोलन करता रहे, कोई फोड़ा जाता रहे, कोई फूटता रहे, कुछ भी करता रहे, मंत्रियों के ऊपर हमले होते रहे, कुछ भी होता रहे, हमारे मुख्यमंत्री महोदय कोई मतलब ही नहीं है इसी बात से। उत्तर प्रदेश को तो मोदी जी ने, संघ ने और हमारे योगी जी ने, इन सब ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब आप सोचिए, हम भी रहते हैं उत्तर प्रदेश में, हम रहते हैं गाजियाबाद में, आप रहते हैं लखनऊ में, हम किनारे रहते हैं, आप रहते हैं केंद्र में, हम दोनों को इस समस्या का सामना करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया। तो ये अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। वक्त है आपके कमेंट का, जरूर करिएगा। प्यार भरा कमेंट आपका मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू।